नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी हैं। स्वागत है आपका हेमंत जी। आज जो मुद्दा हम सामने लेकर के आए हैं दर्शकों के, वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के आम बजट का, 10वें बजट का योगी सरकार की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक मुख्यमंत्री और लगातार उनके नेतृत्व में बजट अगर रखा जाए विधानसभा में तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो रिकॉर्ड जो है वो स्थापित हुआ है योगी आदित्यनाथ के नाम। और आज जब बजट आया तो अब तक के सबसे बड़े आकार वाला बजट भी है। तो एक तरफ बजट की बात हो रही है, दूसरी तरफ मंत्रियों की जातीय, मंत्री विधायकों की जातीय गोलबंदी और गोलबंदी वाली तकरार जो है वो भी सड़क पर सामने है। अब तक उसको लेकर के कोई खास निष्कर्ष बीजेपी के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर, संगठन के अंदर नहीं दिखाई पड़ा है। तमाम रोक टोक, तमाम ताकझाक, तमाम सारे डांटने डपटने की परिस्थितियों के बावजूद जातीय गोलबंदी, जातीय बैठकों का सिलसिला अब तक नहीं रुका है। और इस बीच इस जाति उन्माद उत्तर प्रदेश में इतना बढ़ चुका है कि लोग बाग बैंक से लेकर के और किसी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, तमाम सारी जगहों पर अलग अलग कारणों से जातीय विवादों में उलझते नजर आ रहे हैं। कोई उलझ रहा है तो वो सोशल मीडिया का मुद्दा बन जा रहा है। कोई खुद को त्रिपाठी कहने पर खुश है, कोई खुद को सिंह कहने पर खुश है, कोई खुद को कुर्मी बताने पर खुश है, कोई यादव बताने पर खुश है, और इसी बात को लेकर के एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। किशोर उत्तर प्रदेश जा रहा है। और क्या ये मुद्दे, दरअसल जो मुद्दे राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए उठाए, वो मुद्दा धीरे धीरे समाज में घर कर गया है। वो अब किस तरीके से सामने आने वाले 2027 को, आने वाली यूपी की फिजा को प्रभावित करने जा रहा है, हेमंत जी से समझेंगे। हेमंत जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चर्चा में। ये बात समझनी जरूरी है कि जो जातीय गोलबंदी हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो विधायक मंत्री को घेर रहे थे, या मंत्री विधायकों से बात कर रहे थे, या उससे पहले बैठकों का सिलसिला हुआ, इस बार जो ये बात कही जा रही है वो किस तरीके से, अब मतलब मैं बार बार दोनों मुद्दों को जोड़े बगैर रह नहीं पा रहा हूं। मैं अगर किसी बैंक कर्मी के ये कहने पर कि वो क्षत्रिय है, या कोई एक बाद में निकल करके आ रहा कह रहा मैं त्रिपाठी हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे भी गर्व है, अरे भाई, स्कूल कॉलेज में या किसी सामान्य जगह पर बैठ करके इस पहचान का मतलब क्या है? और बता रहे मुझे तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आखिरकार ये गर्व की देखिए कि ये आखिरकार ये गर्व मुक्त दिखाने की स्थिति क्यों आई। मत दिया है जातियों को, जातियों की अहमियत को, कि एक न एक दिन ऐसी स्थिति आनी थी। ये तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक ऐसी बड़ी सच्चाई है जो तय करती है कि साहब कौन सत्ताधीश होगा, किसके हाथ में पावर रहेगी। हम्म। और यही होता रहा। तो जब एक फार्मूला बन गया तो सारी पॉलिटिकल पार्टी की भी वही थीम हो गई कि हमको जातियों पर कंसंट्रेट करना, जातियों पर फोकस करना, विशुद्ध ऐलानिया जातियों के सम्मेलन, जातियों की बातें, जातियों की बेहतरी के दावे, ये सब होते रहे हैं। तो जब बड़ी बड़ी पार्टियां जो हमारा मुस्तकबिल तय करती हैं, हमारा भाग्य और भविष्य तय करती हैं, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका प्रयोग किया तो उसका प्रभाव तो जनता पर आना था। जनता तो वही करती है जो देखती है कि हमारे आका क्या। खास तौर से ये बात मैं जब से मंडल कमंडल की राजनीति का दौर आए, यानी 90 की दहाई के बाद की बात कर रहा हूँ। लोग इस बात में बड़ा अभिमान व्यक्त करते थे ये कहने में कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री है, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो। जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो दलित वर्ग ने भी कहा ऐलानिया कि हमको इस बात का गर्व है कि हमारी जात की बहन जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे प्रदेश को चला रही हैं। और उसके बाद भी ये स्थिति आई। कल्याण सिंह आए तो उतना तो नहीं, लेकिन एक हद तक कहा जाने लगा कि ओबीसी का मुख्यमंत्री हमारा है, कड़क मुख्यमंत्री है। यही चल रहा है। ये चीज जो अभी तक
थोड़ा सा छुप ढक करके होती थी, आपस में होती थी, वो खुल करके मैदान में हो रही है। ये कोई, मुझे इसमें अप्रत्याशित और नया कुछ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि स्वस्थ दृष्टि से देखिए, निरपेक्ष दृष्टि से देखिए, तो ये जातीयता का जो जहर है, ये समाज के लिए, किसी भी विकसित देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। तो इस तरह की सोच जो है, चाहे वो कामकाजी व्यक्ति की हो, चाहे वो राजनीति से जुड़े व्यक्ति की हो, चाहे वो अधिकारियों से जुड़े लोग हों उनमें, या किसी भी समूह में, इस तरह की सोच से वर्ग विभेद पैदा होने के आसार ज्यादा होते हैं। नहीं, पर जब इस तरह की परिस्थिति सामने आ जाए, मतलब अगर ये कोई तो एकजुटता के लिए, एकता के लिए, थोड़ी धर्म सी के लिए, कष्ट राष्ट्र के वाली। लिए बात करता कि मेरा कोई गर्व करने का, गर्व की अनुभूति का विषय है, यहाँ तो इक्वल प्लेइंग फील्ड है। और आप इसमें अगर किसी जाति समूह से, किसी आर्थिक समूह से, किसी पारिवारिक समूह से जुड़ करके, और मतलब दो ही विषय यहां दिखते हैं, मतलब आप अपने आप को अगर किसी बात का गर्व की अनुभूति करते हैं तो दो चीज दिखाई पड़ती कि आपका गर्व है और दूसरे के लिए ये निराशाजनक होना चाहिए, या उसका उत्साह हतोत्साहित हो जाना चाहिए। तभी आप उसको इस रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फलाना हूं, या इस तरह की पहचान, मतलब उन इंडिविजुअल्स की कहानी में जाने का में दिलचस्पी नहीं है। मतलब ऐसी कहानी रोजाना सड़कों पर हो रही है, गांव में, मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह रोजाना लोग आपस में ऐसे छोटे छोटे टकरा रहे हैं। पर इस तरह का मुद्दा अगर राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन जाए, राजकीय राज्य स्तर पर विमर्श का मुद्दा बन जाए, आज हम भी चर्चा कर रहे हैं तो हमें चर्चा इसलिए इसकी करनी पड़ जा रही है क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी। और इस बात को कहां तक ले जाया गया? इस बात को ले जाया गया कि भैया योगी जी मेरी जाति से मुख्यमंत्री हैं इसलिए ऐसा कहा गया। कोई कह रहा है हमारी जाति से तो बहुत मुख्यमंत्री रहे इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दौर में आपको याद होगा लोग कहते थे भाई मैं ओबीसी हूं या मैं शेड्यूल कास्ट हूं इसलिए मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे मैं कमजोर हूं इसलिए मेरे साथ ही हो रहा। अब ये आप ये बताने की कोशिश करें कि हम इतने मजबूत हैं कि आप घबराइए नहीं, हमको दिक्कत नहीं होगी। और उसके पीछे वो जाति अलाइनमेंट रखने वाले संगठन वो खड़े हो जा रहे हैं। किसी के पीछे कोई करणी सेना खड़ी हो जाएगी, किसी के पीछे कोई ब्राह्मण महासभा खड़ी हो जाएगी, कोई कुर्मी महासभा खड़ी हो जाएगी, कोई लोध महासभा खड़ी हो जाएगी, और कोई सैनी महासभा खड़ी हो जाएगी। और ये सब खड़े होकर के तालियां बजाएंगे कि वाह चलो मुद्दा मिल गया, आप प्रदर्शन करो, सोशल मीडिया पर लिखो, एकजुटता बनाओ, कॉन्फ्रेंस करो, सबको डराओ कि देखो अगर एकजुट नहीं होगे, हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे तो तुमको कल को कोई आदमी निशाने पर ले लेगा। मतलब क्या करना क्या चाहते हैं? हम कराना क्या चाहते हैं, हमारा सिस्टम क्या कराना चाहता है, प्रश्न यह है। जब हम संवैधानिक पदों पर बैठ करके, जब हम पूरी जनता के नीति नियंता होकर के, आधुनिक भाग्य विधाता होकर के, जाति स्वाभिमान के नारे गढ़ेंगे, जब हम मंत्री होकर के सरकार में हम जाति मोर्चेबंदी करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इसका प्रभाव और प्रस्फुटन नीचे जाएगा। कौन पैदा कर रहा है ये, इस तरह की सेनाएं क्यों बनी है? चाहे वो करड़ी सेना हो, चाहे वो सवर्ण सेना हो। हम्म। और अभी इटावा कांड से लेकर के फिर रामजी लाल सुमन के यहाँ साथ जो घटना हुई, ये सब हमने देखा है। दोनों का विषय हो, चाहे क्षत्रियों का विषय हो, हाँ, मतलब इस जाति गोलबंदी के प्लेटफॉर्म बने हैं। हम्म। ये क्या संदेश देते हैं? यही संदेश देते हैं, यही हम्म। तो कहते हैं इकट्ठा हो। नहीं, पर क्या ये आफ्टर ठीक है, इफेक्ट है? उत्तर प्रदेश पर सरकार ये ने क्या, कानून पर बना इस तरह दिया की है जो घटना है, जो कानपुर की घटना है, ये कोई आफ्टर इफेक्ट है इसका? कि वो जो महिला आस्था सिंह है या जो कोई है जिन्होंने ये बात कही, अब तो रोज गांव के चौराहों फलाना हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बावन हूं, मैं ये हूं वो हूं। हम्म। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये बात भी समझना होगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त पूरे देश में एक तरीके से सत्ता का संचालन कर रही है,
जिसके एथिक्स और जिसका शानदार अतीत वो माना जाता है, तो सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही बात है, ये यूं ही नहीं होता है। पिछले 9 वर्ष से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है। मुझे लगता है कि इसके पहले ठीक है, अगर कुछ ओबीसी वर्सेस जनरल कास्ट या शेड्यूल कास्ट वर्सेस जनरल कास्ट के विवाद तो देखे गए अतीत में, लेकिन इस तरह की कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं लोध हूं, इस तरह की स्थितियां नहीं देखी गई। ये बहुत चिंता मतलब का एक विषय ये है। एक टॉक्सिक और जो इशारा भी है, हमारे टॉक्सिक इशारा है सोसाइटी के लिए भी और राजनीति के लिए भी, कि अब आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि पोल- स्कूल कॉलेज में भी बच्चे आपस में इस लेवल पर भी झगड़ा कर सकते हैं। मतलब आप अब तक गवर्नमेंट स्कूल्स में या कुछ इन जगहों पर या देहात के इलाकों में कभी कभार आप इस तरह की घटनाएं सुन लेते होंगे, पर अब ये लगता है कि शहरी इलाकों में भी, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो या दूसरे और भी पब्लिक स्कूल्स हो, उनमें भी आपको ये देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अपने जातीय एक एक तरीके से क्या कहूं मैं इसको, स्वाभिमान कहूं या मैं इसको कहूं कि मतलब ये तो निराशाजनक बना देता है इस तरह का स्टेटमेंट इस दौर में देने पर। मतलब एक कहानी आती है कि एक सैनिक जब सेना के लिए देश की सरहद पर लड़ रहा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि रेगिस्तान के लिए लड़ रहा है कि वो किसी मतलब पहाड़ी इलाके के लिए जहां पर एक तिनका भी नहीं उगने वाला, इसमें अगर 10 मीटर 5 मीटर आगे पीछे भी चले जाएं तो इससे किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर वो वहां अपने देश की एक धूल मिट्टी के लिए भी जान दे देता है। लेकिन वही जैसे जैसे अपने स्टेट में आता है, जैसे जैसे अपने इलाके में आता है, जैसे जैसे अपने मोहल्ले में आता है, और जैसे ही अपने गांव घर में आता है, तो उसका एक नाली के लिए अपने पटीदार से, अपने परिवार से विवाद हो जाता है, और वहां वो मरने मारने की स्थिति में आ जाता है। मतलब जिस व्यक्ति ने सेना के लिए सरहद पर, देश के लिए सरहद पर सब कुछ न्यौछावर कर देने का तय किया, एक छोटी सी जमीन जिसमें उसका कोई इस रूप में हिस्सा नहीं है, लेकिन गांव में जाते वो नाली के लिए झगड़ा कर लेता है। तो खेल तो सारा मानसिकता का ही है कि आपका मानसिक विस्तार उस जगह पर किस तरीके का होता है। वो यहाँ सोसाइटी में भी दिखाई पड़ रहा है। मैं देख ब्रजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह के एपिसोड पर आऊंगा कि देखिए जी अवनीश जी, मैं आपको एक बात, एक मिनट टोकना चाहूंगा। जी एक पक्ष और इसको जरूर समझना चाहिए हमको, आपको। जात बहुत बड़ी सच्चाई है, इसका कोई, इसमें कोई शक नहीं, और इसका इस्तेमाल इसी तरीके से पॉलिटिकोज ने लगातार किया है। इससे हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? नंबर एक बात। नंबर दो चीज, ये आस्था सिंह बनाम जो भी कोई मैडम त्रिपाठी है, जो कोई थी, जी उनका झगड़ा हो गया थोड़ा सा, कुछ नए मिजाज, नए परिवेश, नए वेश और नए कंटेंट वाले लोग थे, थोड़ा हम्म। आधुनिक प्रकार के लोग थे, ऋतु तो ये इतना त्रिपाठी बड़ा नाम इशू है। बन गया। ये इस तरह के 25 जो भी ऋतु त्रिपाठी हो, अब वो ये भी कह रही हैं कि मैं मायके से त्रिपाठी हूं और ससुराल से मिश्रा हूं। मैं यही कह रहा था कि हम लोग ब्रजभूषण राजपूत और स्वतंत्र देव वाले मुद्दे पर ही आ जाएं कि ये जो टकराव हुआ, जी बीजेपी को कार्रवाई करने का, इतनी मतलब जी इतनी ताकत वाली सरकार, दिल्ली लखनऊ सब जगह उसकी ताकत है, पर पार्टी के नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि न वो मंत्री के खिलाफ डंडा उठा पाए अनुशासन का, और न वो डंडा उठा पाए विधायक के खिलाफ। सड़क पर तकरार हो गई, सारी दुनिया ने तमाशा देख लिया। दिनों दिन चर्चा हुआ, किसी चर्चा हुआ कि भैया विधायक को नोटिस भेजी जाएगी, किसी दिन हुआ उन पर अनुशासन का डंडा चल गया, कोई कहा कि मंत्री जी से रिपोर्ट मांग ली गई, और अंत में क्या हुआ? अंत में इतनी बड़ी पार्टी जातियों के इस टकराव, मतलब दो व्यक्तियों के इस टकराव को जाति का टकराव मान बैठी, और खामियाजा ये हुआ कि अब आज आप इतने दिन बाद कोई एक्शन ले भी, तो उस एक्शन की क्या वैल्यू रह जाती है? और अब तो मंत्री डरने लगे हैं फील्ड में जाने पर। उनको खौफ लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वहां जाएं और वहां विधायक हमको घेर लें, देखिए क्योंकि अब तो अवनीश जी, चुनाव आ रहा है, थोड़ा टेलर भी बनाने की कोशिश करेंगे विधायक जी लोग। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी
की जो सांगठनिक शक्ति है, क्षमता है, और उसके बाद उसके संस्कार जो कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, उसमें अनुशासन की जितनी अहमियत है, अगर उस दृष्टि से देखें तो प्रथम दृष्टया सीधे सीधे कुछ पुरानी कहानी थी जिसको लेकर के विधायक ने वहां इस तरह का काम किया। प्रथम दृष्टया आप इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। बहुत से ऐसे विभाग है जहाँ काम बहुत टेढ़े हैं, बहुत खराब है ही नहीं, फर्जिफिकेशन है, लेकिन इस तरह की घटना आपने कहीं नहीं देखी। कहीं देखी हो तो बता दीजिए, कोई बता दे। वहां एक तो बुंदेलखंड का मामला था, दूसरे उन्होंने विधायक ने प्रथम दृष्टया सिद्ध दादागिरी की। आप जो वहां के वीडियोस देखे हैं और आपने जो फीडबैक लिया, आपने कई इस पे चर्चाएं भी की हैं, वो गलती वहां उनकी है। लेकिन अब समझ पार्टी क्या करे, उसको भी तो दरअसल सबको ये जातियों की चाशनी का स्वाद ऐसा मुंह लग गया है कि ये छोड़े नहीं बनता है, और इनके बिना चूंकि काम नहीं बनता है, जातियों को जोड़ कर नहीं रखेंगे तो कुछ मामला बनेगा थोड़े ही। तो ऐसे में पहले से चर्चा थी कि लोध बिरादरी में थोड़ी नाराजगी सी है। ये अलग बात है कि लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में, केंद्र और प्रदेश में है, लेकिन ये इस तरह की चर्चा ऑलरेडी पहले थी कि इस तरह की स्थिति है। तो अगर विधायक के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेते हैं, जबकि मेरा मानना है कि विधायक के खिलाफ एक्शन बनता था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ डरी। जो हम्म। कुछ सोचा हो, उनका अपना सिस्टम है, बेहतर सोचा होगा, लेकिन यहाँ उनको एक्शन प्रथम दृष्टया जब दुनिया सब देख रही है वहां क्या सिनेरियो है, ना, विधायक ने तो डंके तो की चोट भारतीय पे कह जनता दिया कि पार्टी की भैया टॉप। जरूरत पड़ेगी तो मंत्री को क्या, मुख्यमंत्री को भी बंधक बना लेंगे। ये कहने के बाद भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले पाई। मैं अपने आप को समाप्त कर लूं, ठीक है, हमारा रिकॉर्ड है रहा हो रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर चलता नहीं है। तो यहाँ मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कमजोरी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसको लगता है कि चुनाव का साल है। और ऐसा मैंने पहले दिन इस मामले में एक टिप्पणी मैंने एक कहा था। हम्म। पर पार्टी ने एक फ्रंट नहीं खोल दिया। इसके बाद तो आपको ये वानगी बहुत जगह दिखाई दे पड़ सकती। मसलन जहां पर भी विधायक होंगे, उनका माहौल बनाना होगा, उनको चुनाव में जाने वाले हैं, या थोड़ा बहुत काम में भी हिला वाली होगी, तो मंत्री की घेराबंदी कर लेंगे। और अगर कोई उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाएगा तो उसको पलट के कहेंगे कि भाई देखिए वहां तो नहीं कहा, यहाँ आप कह रहे हैं। दो स्थितियां हो सकती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, इसकी रिपीटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब जो कुछ सोचा होगा भारतीय जनता पार्टी ने, गंभीरता से सोचा होगा। हालांकि मेरा मानना है जहां तक मंत्रियों के परफॉर्म विभाग में कोई काम ही नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है बहुत विभागों में फर्जी काम हो रहा है, पब्लिक खुद कह रही है। तो ऐसी सूरत में तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी भाजपा के सामने। या फिर चुनावी साल है, बहुत सी चीजें देखी होंगी। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी समय रहते वहां कोई दूसरा विकल्प खड़ा करे। नहीं 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 नहीं, जहां से ब्रजभूषण राजपूत आते हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी उसी वर्ग से, लोध जात से ही कोई दूसरा विकल्प देख रही हो, खड़ा करे, ठीक है, इनको अभी नहीं, रुक जाओ, मौका आने पे इनको हम सबक सिखाएंगे। ये पर सारी ये चीजें पर हो पर सकती है, कुछ ये न कुछ चीजें इनके मंत्रियों की लीडरशिप के दिमाग में परफॉर्मेंस को होगा। लेकर के भी तो सवाल उठाती है सर। कि अगर मान लीजिए कि विभाग में बड़ा काम हुआ होता, बड़ा जो बात विधायक उठा रहे थे उन बात में दम नहीं होता, तो भाई बुंदेलखंड के 8-10 विधायकों को सामने आना चाहिए था मंत्री के साथ या सरकार के बारे में, और आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि नहीं भाई हमारे इलाके में बड़ा काम हुआ है। क्योंकि डंके की चोट पर विधायक ने आरोप लगाया कि महोबा को सबसे ज्यादा जो है बड़ा जिला घोषित किया गया जल जीवन मिशन के सबसे बढ़िया काम करने के लिए। और कह रहे हैं जमीनी हकीकत उठा करके देख लीजिए, चलिए मेरे साथ, अगर अफसर गलत हो तो उनको सस्पेंड कर दीजिए, मैं गलत हूं तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए। वो तो डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं। तो अगर यहाँ एक काम बात और है, हम्म। यहाँ एक बात और यहाँ एक जी। बात और है। जी। क्या ब्रजभूषण राजपूत के अलावा बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश के
किसी और हिस्से में किसी और विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के या सहयोगी दल के ये बात उठाई? सहयोगी दल के भी लोग तो उठा सकते थे इस तरह की बात। नहीं, सहयोगी दल के ब्रजभूषण लोग घेर तो राजपूत ने नहीं ही ये पाएंगे क्यों बात मंत्री को। उठाई? घेर तो पाएंगे नहीं मंत्री को, वो सत्ता पक्ष का ही घेर सकता है। एक वीडियो और आया था, उन्नाव के भी एक विधायक हैं भगवंत नगर के, वो भी जल जीवन मिशन को लेकर के कुछ लोगों की घेराबंदी कर रहे थे। संजीव बालियान का भी एक सोशल मीडिया पर आपने बयान सुना होगा, वो भी कुछ इसको लेकर के आपत्ति कर रहे थे। मैं ये मानता हूं कि ठीक है, किसी की मंत्री से व्यक्तिगत अदावत होगी या कोई ईगो क्लैश होगा, ये हो सकता है। पर ये चैलेंज तो और मंत्रियों के सामने भी है। एक मंत्री है यूपी सरकार के, मिस्टर 7% के नाम से उनकी, उनके अपने सरकार के लोग भी जानते हैं, उनके अफसर भी जानते हैं, और उनके करीबी लोग भी जानते हैं, और उनके विधायक भी जानते हैं। 7% आपको कमीशन देना ही पड़े, बगैर 7% कमीशन दिए आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं। एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने पड़ोस के जिले के मुझे प्रभारी मंत्री हैं। मुझे वो रात को 11 बजे अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचते हैं, सुबह 5 बजे वहां से निकल जाते हैं। रात को 11 से 4 बजे के बीच में कौन मिलेगा? और वहां भी मिलते हैं तो या तो स्वजाति लोगों से मिलते हैं या स्वजाति ठेकेदारों से मिलते हैं। कौन मिलेगा ऐसे लोग? तो फिर तो घेराबंदी होगी। ये तो बड़ा वैसे आप बड़ी आप बड़ी आश्चर्यजनक सूचनाएं दे रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत है कि उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा सिस्टम है शासन का, यूपी का इतना बड़ा इंटेलिजेंस महकमा है, तो ये सूचनाएं आखिर टॉप तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? और अगर टॉप तक ये सूचनाएं नहीं पहुंच रही है तो चिंताजनक बात है। और अगर पहुंच रही हैं तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये भी समझने वाली बात है। यही तो बात है कि जब आप बड़ी सरकार चलाते हैं तो आपकी दृष्टि वो तो कदम कदम पे रहनी चाहिए। आपके पास ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा पैराफर्नेलिया होता है। तो ये तो खैर बड़ी आपने अद्भुत बात बताई, अद्भुत बात बताई कि मिस्टर 7%, मिस्टर सात मिस्टर परसेंट 7% शो कहा तो ये भी जाता है, तो करके दो उसमें अपना कमाई भी करो। 60% ऐसा रख दो। इस तरह की चर्चाएं होती हैं। अगर ऐसा है तो वास्तव में तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से कमीशन खोरी है तो जमीन पर कितना पैसे का काम हो रहा है, ये चिंताजनक बात है। और आप देखिए खर्चा भी कहाँ हो रहा है। अभी देखिए आज उत्तर प्रदेश का बजट था, हम्म। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल का 10वां बजट। ये अपने आप में इतिहास है हम्म। आजाद हिंदुस्तान में कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगातार 10 बार का बजट योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पेश किया। हम्म। मतलब आप अगर 50% ही खर्च कर पाए तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी समस्या आपका आपके सामने है। ये जो और 2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर फिर इसमें है नए बजट में, आप पैसा ही नहीं खर्च पर पाएंगे तो इसका मतलब है कि जो आपकी डेवलपमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, हम्म। जिनमें विकास के काम होने हैं, वो अपने आप में सुस्त चल रहे हैं। हम्म। उनकी रफ्तार ही सुस्त हो जाएगी जब हम्म। उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। हम्म। वो लंबा उनका कार्यकाल खिंच जाएगा लंबा। 2 साल का टारगेट होगा तो 5 साल पूरे होंगे, उसमें रिवाइज एस्टिमेट बनेगा और उसका खर्चा बढ़ेगा और समय अवधि बढ़ेगी। हम्म। तो इसमें भी थोड़ा सा साहब इसमें सख्ती की जरूरत है। नहीं, चुनावी साल है तो उम्मीद तो है कि बजट खर्च करेगी सरकार। इसमें और वित्तीय अनुशासन बहुत ज्यादा। चुनावी साल में तो हेमंत जी वित्तीय अनुशासन सारे टूट जाते हैं, मुझे लगता है इस साल तो और टूट जाने चाहिए। आप कह रहे हैं वित्तीय अनुशासन बना रहेगा, इस साल तो बहुत ज्यादा, वैसे भी पहले बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारी ऐसी स्कीम जिसके बारे में जानकारी है हम लोगों को, ये माना जा रहा है कि वो नेक्स्ट जो बजट असेंबली सेशन होगा उसमें सप्लीमेंट्री के तौर पर चर्चा लाई आपने जाए। छेड़ ही दी है। इसको पिटारे में जो बंद भी रखा है, अगला सत्र उसको बुलाया पिटारे जाएगा में बंद रखा है। उसमें कुछ नई स्कीम जैसे अगले अगले सेशन में वो अनुपूरक लेकर के आएंगे और वहां वो पिटारा धीरे से ऐसे खोला जाएगा। तो आज आज की चर्चा नहीं को तो हेमंत क्या जी यही पिटारे समाप्त में करते हैं। आज बहुत नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू कामयाबी थी। के साथ बिहार में। सर आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। मैं एक बार आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन
ये बेहद महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर जिस दौर में उत्तर प्रदेश की सियासत, हम देश की सियासत पे तो चर्चा करते ही रहते हैं, पर जिस दौर में देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की सियासत यानी उत्तर प्रदेश की सियासत जा रही है, वो दरअसल इस बात को लेकर के इशारा कर रही है कि जातीय राजनीति किस तरीके से समाज में घर कर गई। और न सिर्फ राजनीति बल्कि जातिवाद किस तरीके से घर कर गया, और उसका नतीजा कानपुर की घटना है, उसका नतीजा आजमगढ़ की घटना है, उसका नतीजा और भी कई सारे जिलों में रोजमर्रा के दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जातीय गोलबंदी किस तरीके से कहीं ना कहीं एक दबाव, एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रही है। और वो प्रेशर ग्रुप सत्ता पक्ष में भी दिखाई पड़ता है और विपक्ष में भी दिखाई पड़ता है। वो प्रेशर ग्रुप डेवलप हो चुके हैं जो कल को अगर पार्टियों से भी आगे निकल जाएं और एक साथ एकजुट होने लगे तो बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। पर यूपी की सियासत पर हेमंत जी का विश्लेषण आपके सामने है, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।